हेलो नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीएस क्लासेस पर। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है कक्षा 7 की विज्ञान विषय का। प्रश्न पहला जो है, पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु में कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? तो इसका जो ऑप्शन है, पहला मूलरोम, दूसरा जो है ख है रंध्र, ग पर्णशिरा है, ग है बाह्यदल। तो इसमें रंध्र वाला ऑप्शन सही होगा। दूसरा प्रश्न, वायुमंडल से मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वह है ग। इसमें पत्तियों वाला ऑप्शन सही होगा। दूसरा प्रश्न है, परजीवी एवं मृतजीवी में अंतर स्पष्ट कीजिए। परजीवी और मृतजीवी। पहला है, ये अपना भोजन सजीवों से प्राप्त करते हैं। परजीवी। मृतजीवी में ये अपना भोजन मृत एवं विघटनकारी सड़ी गली वस्तुओं से प्राप्त करते हैं। दूसरा अंतर, ये सामान्यतः परपोषी के ऊपर या भीतर रहते हैं और मृतजीवी में ये सामान्यतः मृत एवं सड़ी गली वस्तुओं के ऊपर रहते हैं। तीसरा अंतर, अमरबेल, जोंक, जूं जैसे पादप एवं जी परजीवी के प्रमुख उदाहरण हैं। मृतजीवी में कवक मृतजीवी का उदाहरण है। प्रश्न है, शैवाल किसे कहते हैं? इनका रंग हरा क्यों होता है? गीली दीवारों पर, तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशय में हरे अपंखी जैसे काई जैसे पादप दिखाई देते हैं। ये सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं जो शैवाल कहलाते हैं। इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है जिसके कारण ये हरे दिखाई देते हैं। यह भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हमारे मुख में पाए जाने वाले दांतों के प्रकार, उनके कार्य और उनकी संख्या लिखिए। दांतों के प्रकार, दांतों के कार्य, दांतों की संख्या। निचला जबड़ा, ऊपरी जबड़ा और योग। पहला प्रकार है कृतक। कृतक जो है वो काटना, दंशन करना। 4 ऊपरी जबड़े में होते हैं और 4 निचले जबड़े में होते हैं। इनका योग 8 होता है। दूसरा आता है रदनख। रदनख निचले, इनका कार्य है चीरना या फाड़ना। निचले जबड़े में 2 होते हैं, ऊपरी जबड़े में 2 होते हैं। योग 4 होता है। अग्र चवर्णक एवं चवर्णक, चबाना एवं पीसना 10 निचले जबड़े में और ऊपरी जबड़े में 10 होते हैं। 20 कुल होते हैं। हमारे जो दांत जो होते हैं वो कुल जो होते हैं वो 32 होते हैं। निम्न में से सही कथन पर राइट का चिन्ह लगाइए। क, वसा का पूर्ण रूपेण पाचन जिस अंग में होता है वह है क्षुद्रांत। जल का अवशोषण मुख्यतः जिस अंग द्वारा होता है वह है बृहदांत्र। प्रयोगशाला तापमापी तथा डाक्टी थर्मामीटर के बीच समानताएं तथा अंतर लिखिए। क, प्रयोगशाला तापमापी तथा डाक्टी थर्मामीटर के बीच समानताएं। पहली समानता है दोनों का उपयोग तापमान मापन के लिए होता है। दूसरी समानता, दोनों में पारे का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरी समानता, दोनों का तापमान मापक्रम सेल्सियस स्केल है। असमानताएं, असमानता जो है पहली है, प्रयोगशाला तापमापी में तापमान अपने आप गिर जाता है परंतु डाक्टी थर्मामीटर में विभंग के कारण तापमान का तल अपने आप नहीं गिरता है। दूसरी असमानता, प्रयोगशाला तापमापी का परिसर -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है जबकि डाक्टी थर्मामीटर का परिसर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस ही होता है।
प्रयोगशाला तापमापी द्वारा विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का ताप मापा जाता है, जबकि डॉक्टरी थर्मामीटर द्वारा केवल मानव शरीर का तापमान मापा जा सकता है। स्वांगीकरण किसे कहते हैं? क्षुद्रांत में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तथा यह रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है, जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इस प्रक्रम को स्वांगीकरण कहते हैं। चालक तथा कुचालक पदार्थों में अंतर लिखिए। चालक पदार्थ, कुचालक। जो पदार्थ अपने में से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं उन्हें ऊष्मा का चालक कहते हैं। कुचालक, जो पदार्थ अपने में से ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देते हैं उसे ऊष्मा का कुचालक या ऊष्मारोधी कहते हैं। दूसरा, एल्यूमिनियम, आयरन, लोहा तथा कॉपर, तांबा ऊष्मा के चालक हैं। प्लास्टिक, लकड़ी तथा कपड़ा जैसे पदार्थ ऊष्मा के कुचालक पदार्थ हैं। सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें उष्ण कैसे बनाए रखते हैं, समझाइए। ऊन ऊष्मारोधी होती है। इसके अतिरिक्त ऊन के रेशों के बीच वायु फंसी रहती है। यह वायु हमारे शरीर की ऊष्मा को ठंडे परिवेश की ओर विकृत होने से रोकती हैं। इस कारण सर्दियों में हम ऊनी वस्त्र हमें उष्ण बनाए रखते हैं। उदासीनीकरण के प्रक्रम को एक उदाहरण देते हुए समझाइए। उदासीनीकरण किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। इस अभिक्रिया में ऊष्मा निर्मुक्त होती है अर्थात निकलती हैं और इसके साथ साथ लवण और जल भी बनते हैं। यह लवण अम्लीय, क्षारकीय अथवा उदासीन प्रकृति का हो सकता है। अम्ल प्लस क्षारक, लवण प्लस जल और ऊष्मा निर्मुक्त होती हैं। उदाहरण के लिए HCl प्लस NaOH बराबर NaCl प्लस H2O प्लस ऊष्मा। अम्लों और क्षारकों के बीच अंतर बताइए। अम्ल ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। क्षारक ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं क्षारक कहलाते हैं। क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य। यदि कथन असत्य हो तो अपनी अभ्यास पुस्तिका में इसे सही करके लिखिए। लकड़ी के गट्टे को के टुकड़ों में काटना एक रासायनिक परिवर्तन है। यह जो कथन है वह सत्य है या असत्य? यह कथन असत्य है क्योंकि यह एक भौतिक परिवर्तन है। पत्तियों से खाद बनाना एक भौतिक परिवर्तन है। पत्तियों से खाद बनाना यह कथन भी एक असत्य है। जस्ते जिंक लेपित लोहे की पाइप को आसानी से जंग नहीं लगती है, यह कथन सत्य है। लोहा और जंग एक ही पदार्थ है, यह जो कथन है वह असत्य है। जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है। यह किस प्रकार का परिवर्तन है, समझिए। नींबू के रस में सिट्रिक अम्ल होता है जो खाने का सोडा मिलाने पर एक नया पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, जिससे निर्मुक्त होने पर बुलबुले बनते हैं। क्योंकि इस प्रक्रिया में नया पदार्थ बनता है इसलिए यह एक रासायनिक परिवर्तन है। वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर। वायवीय श्वसन
इसमें ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। अवायवीय, इसमें ग्लूकोज के विखंडन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। वायवीय, इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है। अवायवीय, इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन नहीं होता है। वायवीय, इसमें ग्लूकोज के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनते हैं। अवायवीय, इसमें ग्लूकोज के विखंडन से अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनते हैं। रुधिर के संगठन को समझाइए। रुधिर का संगठन। रुधिर वह तरल पदार्थ या द्रव है जो रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। यह शरीर की विभिन्न कोशिकाओं को भोजन और ऑक्सीजन का वितरण करता है। यह शरीर में से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उनका परिवहन करता है। इसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं निलंबित कर रहती हैं जो निम्न प्रकार से हैं। पहला है प्लेज्मा। यह रक्त का तरल भाग है। यह कोशिकाओं में से CO2 को फेफड़ों तक पहुंचाने में सहायता करता है। दूसरा है लाल रक्त कोशिकाएं RBC। इनमें एक लाल रंग का वर्णक हीमोग्लोबिन पाया जाता है जिससे के कारण रुधिर लाल रंग का दिखाई देता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ निर्मुक्त संयुक्त करके शरीर के सभी अंगों में और अंततः सभी कोशिकाओं तक परिवहन करता है। तीसरा है श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC। ये कोशिकाएं उन रोगाणुओं को नष्ट करती हैं जो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इस प्रकार ये शरीर को स्वस्थ रखती हैं। पट्टिकाणु प्लेटलेट्स। ये कोशिकाएं चोट लगे स्थान पर रुधिर का थक्का जमने या बनाने में मदद करती हैं जिससे रुधिर बहना बंद हो जाता है या रुक जाता है। कोई धावक दौड़ समाप्त होने पर सामान्य से अधिक तेजी से गहरी सांस क्यों लेता है? कोई धावक दौड़ते समय बहुत अधिक ऊर्जा का इस्तेमाल करता है, इसलिए दौड़ समाप्त होने के बाद अधिक ऊर्जा की ज़रूरत होती है। लेकिन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए शरीर में ऑक्सीजन सीमित होती है। इस कारण धावक तेजी से गहरी सांसें लेता है ताकि अधिक से अधिक ऑक्सीजन ग्रहण कर ऊर्जा प्राप्त कर सके। रक्त लाल रंग का क्यों दिखाई देता है? लाल रक्त कोशिकाओं में उपस्थित लाल वर्णक हीमोग्लोबिन के कारण लाल रंग दिखाई देता है। हृदय के कार्य बताइए। नंबर 1, हृदय रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है। हृदय के विभिन्न कक्ष ऑक्सीजन समृद्ध व कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को मिश्रित होने से रोकते हैं। तीसरा है हृदय के विभिन्न कक्षों की लयबद्ध गति रक्त के परिसंचरण और पदार्थों के परिवहन को बनाए रखती है। शरीर द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित करना क्यों आवश्यक है? अपशिष्ट पदार्थ शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। यदि किसी कारणवश रक्त में अपशिष्ट पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है तो उस जीव की अधिक दिनों तक जीवित रहने की संभावना कम हो जाती है। इसलिए शरीर द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित करना आवश्यक। ऐसे अनेक जीव जो जल में रहते हैं वे जल में श्वसन कैसे करते हैं समझाइए। जलीय जीव जैसे मछलियाँ में क्लोम या गील पाए जाते हैं। क्लोम जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करने में उनकी सहायता करते हैं। त्वचा से बाहर की ओर निकले होते हैं। क्लोम में रक्त वाहिनियों की संख्या अधिक होती है जो गैस विनिमय में सहायता करते हैं। क्रिस्टलीकरण किसे कहते हैं? यह किस प्रकार का परिवर्तन है? क्रिस्टलीकरण किसी पदार्थ के शुद्ध तथा बड़ी आमाप के क्रिस्टल उसके विलयन से प्राप्त किए जाने की प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। इस प्रकार कुछ पदार्थों को क्रिस्टलीकरण के द्वारा
उनके विलीनों से शुद्ध अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। क्रिस्टलीकरण भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। प्रति अम्ल से क्या तात्पर्य है, इसका एक उदाहरण दीजिए। कई बार आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा स्रावित होने से अपाचन हो जाता है। इस अपाचन से मुक्ति पाने के लिए क्षारकीय पदार्थों का उपयोग किया जाता है, जो अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है। यह क्षारकीय पदार्थ प्रतिअम्ल कहलाता है। उदाहरण के लिए दूधिया मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड।